हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दीपिका और आज हम सीख रहे हैं एक नया टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इन रिडॉक्स टाइट्रेशंस एंड एसिड बेस टाइट्रेशंस। तो टॉपिक आपका क्या है कि जितने भी रिडॉक्स टाइट्रेशंस वाली रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी, इसके मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। और एसिड बेस टाइट्रेशंस के भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं रिडॉक्स चैप्टर के अंदर से। सारे के सारे, चाहे ये टॉपिक दो अलग दिख रहे हो, लेकिन सारा का सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। तो आपको सिर्फ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से सीखना है सो दैट आप दोनों में सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाए। तो इस चैप्टर से पहले आपने सबसे फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट पढ़ा है। मोल कंसेप्ट में कुछ लोग तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे, बट ज़्यादातर ने अभी नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज पहले तो मोलारिटी के साथ साथ नॉर्मेलिटी भी सिलेबस का पार्ट होता था, अभी नहीं है। तो इसलिए हम लोग रिडॉक्स चैप्टर में आके ये टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अपने को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सीखना है बेसिकली आज। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए एक जो मोल कंसेप्ट से पहले से आप एक टॉपिक के बारे में जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। बिल्कुल डिट्टो कॉपी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कॉन्सेप्ट पे अप्लाई होगा। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स आप लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला से आपने फाइंड करना सीखा था, क्या कि गिवन मास बाय मोलर मास। मोल कंसेप्ट में आपने सीखा था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास से कैलकुलेट किए जाते हैं। गिवन मास मतलब जिस भी कंपाउंड की आप स्टडी कर रहे हो, कोई एलिमेंट की कर रहे हो या कोई कंपाउंड की कर रहे हो, वो आपके पास कितनी क्वांटिटी में प्रोवाइडेड है, गिवन मास। मोलर मास मतलब उसका मोलर मास कितना है, जो आप मासेस ऐड करके कैलकुलेट करते हो। कोई कंपाउंड है तो सारे मासेस ऐड कर लेते हो, कोई एलिमेंट है तो उसका इंडिविजुअल जितना भी एटॉमिक मास होता है उसको लिख लेते हो आप। तो गिवन मास बाय मोलर मास करने से आते थे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, मोल कंसेप्ट के अंदर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए, जैसे वहां मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स थे ना, यहाँ पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये डिट्टो कॉपी कॉन्सेप्ट है। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स अच्छे से जानते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और इसमें पहला डिफरेंस देखिए क्या है। जब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगी तो गिवन मास तो वही है कि जो भी चीज आपको प्रोवाइडेड है उसकी क्वांटिटी कितनी गिवन है आपको, ठीक है। तो वो गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास आएगा यहाँ पर। पहले जैसे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स में मोलर मास आता था, यहाँ पे अब देखो एक नई टर्म आई, क्या, इक्विवेलेंट मास। एक नई टर्म आई आपके पास, यानी कि एक तो आपको सीखना है इक्विवेलेंट मास क्या है, फिर उससे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। पूरे आगे जब तक अपना लेक्चर चलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को मैं NE से मेंशन करूंगी तो आप समझ जाएंगे कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। N के पैर में E लिखा है ताकि अपने को साइन कन्वेंशन याद रहे कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या कि अब आपने एक नया टर्म देखा, इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या है उसके बारे में सीखना पड़ेगा। तो जो इक्विवेलेंट मास है वो आप मोलर मास तो जानते ही हैं, जैसे कि मोलर मास और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, ये मोलर मास को जब आप N से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। अब बात यहाँ पर ये है कि N है क्या, ठीक है। तो यानी कि एक और नई टर्म आई आपके पास, यानी अब आपको एक और चीज सीखनी पड़ेगी कि N क्या है। बेसिकली हम तीन चीजें सीख रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड करने, जिसके लिए कि हमें सीखना पड़ेगा क्या, इक्विवेलेंट मास, जिसके लिए सीखना पड़ेगा कि एक N, जिसे हम बोलते हैं N फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं N फैक्टर। मतलब जब आपको N फैक्टर कैलकुलेट करना आ जाएगा तो आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना आ जाएगा, और जब इक्विवेलेंट मास आ जाएगा तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद इस टॉपिक में कुछ भी नहीं बचेगा जब आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये तीनों फॉर्मूलाज एक बार नोट कर लीजिए। देखिए, तो अपना टॉपिक है अगला N फैक्टर। N फैक्टर सीखेंगे हम कैसे। N फैक्टर आपको इन सबके लिए सीखना होगा, एलिमेंट्स के लिए, आयंस के लिए, सॉल्ट्स के लिए, एसिड्स, बेसिस,
और यहाँ पे जो मेन टॉपिक अपना चलेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए काम आएगा, बट बेसिक्स उसके सीखने पड़ेंगे तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ये देखिए आप, जनरल एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो है, देखिए कोई भी रिएक्शन है लिखिए, उसमें जैसे आपने रिडॉक्स चैप्टर में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना सीख लिया होगा अब तक, तो कार्बन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना इस वाले कंपाउंड के अंदर, और यहाँ पे +4 है, तो यहाँ से यहाँ जाते हुए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ ना। अब देखिए 1 मोल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, 1 मोल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। पर आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 मोल में कार्बन के एटम्स कितने इंक्लूडेड हैं, 2, ठीक है। तो 2 एटम्स के लिए टोटल चेंज कितना हो जाएगा, 1 into 2 करना पड़ेगा आपको, यही है इसका एन फैक्टर। इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कितनी क्वांटिटी में हुआ उससे एन फैक्टर कैलकुलेट होता है। अब +3 से +4 गया, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, लेकिन यहाँ पे बस ये बात ध्यान रखनी थी, मान लो यहाँ पे ये 2 नहीं होता तब तो ओके था, आंसर था एन फैक्टर का 1, लेकिन यहाँ पे ये 2 मेंशन्ड है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 2 है, तो आपको दोनों का कंट्रीब्यूशन लेना है, तो 1 into 2 करके 2 इसका एन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आगे यूज करेंगे, ये जनरल अभी मैंने आपको बताई मैथमेटिक्स वाइज टॉपिक, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं वैसे, कि पता कैसे चल रहा है आपको अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स का, एलिमेंट्स का, सॉल्ट्स का एन फैक्टर। तो देखो कोई भी एलिमेंट लिखा है जैसे, उसका एन फैक्टर क्या होगा, उसका एन फैक्टर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, किसी भी एलिमेंट के लिए उसका एन फैक्टर उसकी वैलेंसी के ही बराबर होगा। आप कोई भी एग्जांपल पिक कीजिए, जैसे मैंने लिखा है एल्यूमिनियम, तो इसका एन फैक्टर क्या हुआ, 3+, ऑक्सीजन का O का कितना होगा, 2-, ठीक है जी, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब देखो कोई आयंस है, यानी कि कोई चार्ज स्पीशीज है, मैंने लिखा है Fe3+, तो इसका क्या एन फैक्टर है, इसका चार्ज ही इसका एन फैक्टर है। जैसे इसकी वैलेंसी थी, एलिमेंट वाले के लिए क्या था, वैलेंसी, आयंस के लिए क्या है, एन फैक्टर इज चार्ज। जैसे कि मैंने लिखा है Fe3+, तो इसका क्या एन फैक्टर है, इसका एन फैक्टर है Fe3+ का +3, 3 ही इसका एन फैक्टर है, मतलब चार्ज का तो उसमें कंट्रीब्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 3 ही उसका एन फैक्टर आ गया अपने पास। अकेला आयन था तो अकेला एलिमेंट था तो वैलेंसी, आयन था तो चार्ज, ठीक है। अब है जैसे कि कोई सॉल्ट, अब सॉल्ट के अंदर कैसे एन फैक्टर लेते हैं आप, देखो जैसे आपने MgSO4 है आपके पास, ठीक है, तो जैसे आप देखिए MgSO4 कैसे ब्रेक होगा, आपने पढ़ा है ना, 9th-10th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इसका चार्ज इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से ये क्या चार्जेस बनते थे, Mg2+ + SO4 2- था, ठीक है। चार्ज बैलेंस है यहाँ पे 1 into 2 1 into 2 है, ठीक। अब केटाइन का चार्ज यहाँ पे कितना आया, 1 into 2 2, और एनायन का चार्ज कितना आया, 1 into 2 दैट इज ऑल्सो 2, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना है इसका, 2 है, ठीक है। अब ये तो रही बात कि चलो सेम आ गया चार्ज, केटाइन का भी सेम, एनायन का भी सेम। आप पूछेंगे कि मान लीजिए अलग अलग चार्ज आए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप उसका एलसीएम लेंगे ना तो आपका सही आंसर आएगा। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ किसी भी और सॉल्ट का, Mg3PO4 ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि इसमें चार्जेस डिफरेंट हो जाएंगे, है ना। कैसे देखिए, अब Mg का चार्ज है 2+ और PO4 का चार्ज है 3-, लेकिन यहाँ पे कितने Mg थे, 3, और यहाँ पे कितने PO4, 2, ठीक है। अब देखो टोटल चार्ज कितना हुआ, 3 into 2 6। अब देखो ये वाला चार्ज तो आपको अलग दिख रहा था, यहाँ पे 2+ और उधर वाली साइड 3-, लेकिन कोफिशिएंट को काउंट करके टोटल चार्ज जो आ रहा है 3 into 2 6, 2 into 3 6, दोनों का हमेशा बराबर आएगा, जितना के टाइम पे उतना ही एनायन पे, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हुआ, अगर Mg3PO4 का देखेंगे तो एन फैक्टर कितना हुआ अपने पास, 6, ठीक है जी। और अगर आप इसको जल्दी करना चाहे, मतलब ओरली ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप, तो Mg3PO4 ट्वाइस आपने लिखा, आपको पता है इसका चार्ज है 2, इसका चार्ज है 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, 6, दैट विल बी आंसर, 6 विल बी द एन फैक्टर, ठीक है जी। सॉल्ट्स तक ओके। उसके बाद एसिड्स पे मूव कर रहे हैं। एसिड्स के लिए ना आपने एक वर्ड सुना होगा शायद
कि एसिड्स की बेसिसिटी होती है और बेसिस की एसिडिटी होती है, ठीक है। तो अभी हम एसिड्स पढ़ रहे हैं। एसिड्स की जितनी बेसिसिटी है वही उसका एन फैक्टर होता है। एसिड्स की जितनी भी बेसिसिटी वही उसका एन फैक्टर। अब बेसिसिटी है क्या, आप इस वर्ड से मत कंफ्यूज होइए। आप जानते हैं एसिड्स H+ आयंस रिलीज करते हैं। जितने H+ आयंस एक एसिड रिलीज कर पाए वही उसकी एसिडिटी, मतलब वही उसका बेसिसिटी है, वही उसका एन फैक्टर है। कैसे, देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे आप लिखिए HCl। HCl से आप कितने H पॉजिटिव अटेन कर सकते हैं, एक H पॉजिटिव और एक Cl-, तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ 1। अगर मैंने लिखा H2SO4 तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, इसको आप कैसे ब्रेक करते हो, H+ कितने हैं 2 और SO4 2- कितने हैं, एक ही है। तो कितने H+ आयंस आए आपके पास 2, तो इसका एन फैक्टर कितना आया 2। समझ में आया है ना। और इसके अलावा देखो, ये तो आप सिंपली हमेशा से देखते आए हैं जितने एसिड्स, ये तो वो वाले हैं, है ना। कुछ डिफरेंट एसिड्स के मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ यहाँ पे, जो कि आपको थोड़े से स्ट्रक्चर वाइज पता चलते हैं कि उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी क्या है ना। पहले उसके PO2 एक एग्जांपल है, देखिए। अब आपको इसमें देखने में शायद लग रहा होगा कि यहाँ पे भी 3 है एन फैक्टर और यहाँ पे भी 3 है एन फैक्टर। देखो ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला कि जितने H+ आयंस एक एसिड रिलीज कर सकता है वही उसका एन फैक्टर होता है, ठीक है। अब पहले चेक करना पड़ेगा कि ये इस कंपाउंड में या इस कंपाउंड में कितने H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर पा रहा है। तो आप इसका एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, जिसका कि बेस्ट तरीका क्या है, देखिए एक सेंट्रल एटम पहले बना लीजिए। जैसे H3PO4 की बात चल रही है तो P लिखा आपने पहले, ठीक है। 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन रफली आप जोड़ लीजिए इसके ऊपर। अब देखो जिस भी कंपाउंड में ना, देखो ये 99% ये ट्रिक चलती है कि जिस भी कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, ऑक्साइड बॉन्ड ही बना होता है। वो कैसे, देखो अब 3 हाइड्रोजन है ना, तो एक H इसके साथ, एक इसके साथ और एक इस ऑक्सीजन के साथ होगा। एक ऑक्सीजन के साथ कोई H नहीं है, इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के तो 2 बॉन्ड पूरे हो गए यहाँ पे। ये भी सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा और ये भी सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा। बचा हुआ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। ये एक रफ स्ट्रक्चर हुआ इसका, है ना। अब देखो ये कितने H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर सकता है, जब भी HO के साथ अटैच्ड होता है तो वो रिलीज हो सकता है यहाँ से। उसका रीजन क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो अपनी तरफ बॉन्ड को खींचेगा तो H पॉजिटिव आउट चला जाएगा, ठीक है, इजीली। अगर यही इस केस में P के साथ डायरेक्टली H अटैच्ड होता तब नहीं वो रिलीज हो सकता था, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। तो इसलिए इसके केस में इसका एन फैक्टर कितना आया 3। ये जो जितने भी एग्जांपल्स मैं आपको एसिड के बता रही हूँ ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली इतने के एग्जांपल्स में से ये कवर भी हो जाते हैं, और भी हम 4-5 लिखेंगे उनमें से ये एग्जांपल्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो H3PO2 है, इसका तो एन फैक्टर 3 हो गया। अब है H3PO2, आप इसका सिमिलर वे से एक स्ट्रक्चर बना के देखिए, रफ स्ट्रक्चर H3PO2 का। सेम तरीके से सेंट्रल एटम P बनाएंगे, ऑक्सीजन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे दोनों साइड पे, है ना। 3 हाइड्रोजन है, अब देखो एक हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड किया, एक इसे प्रोवाइड किया, तो बचा क्या, ऑक्सीजन तो बचा नहीं हुआ, अकेला हाइड्रोजन बचा है। तो एक P के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक OH अटैच्ड है ना। अब देखो, अब आपको मैंने बताया कि H तभी रिलीज हो सकता था जब वो O के साथ अटैच्ड था, तो यहाँ कितने H रिलीज कर पा रहा है H3PO2, यहाँ पे सिर्फ 2 ही H रिलीज कर सकता है। ये जो तीसरा H है ना, ये वाला H रिलीज नहीं होगा इसमें से, इसलिए यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा, यहाँ पे एन फैक्टर 2 आएगा, इसका 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक स्टार मार्क क्वेश्चन है, आप नोट्स में इसको मार्क करिएगा जरूर, है ना, ताकि इसमें गलती ना लगे आपको। H3PO2, ठीक है। उसके अलावा कोई एक और गलती करने वाला क्वेश्चन एक है अपने पास, बोरिक एसिड जिसे बोलते हैं H3BO3। इसमें भी ना शायद आपको देखने में लग रहा होगा कि 3 हाइड्रोजन रिलीज करेगा। चलो स्ट्रक्चर वाइज बना के देखते हैं। तो आपने बोला कि जैसे अभी हमने फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर बनाया रफ, वैसे ही इसका भी बना लेते हैं, है ना। तो बोरोन को सेंट्रल एटम रखा, 3 ऑक्सीजन जोड़े, एक हाइड्रोजन तीनों को दे दिया। अब वही बात हो गई,
है ना, अपने को दिख ही रहा है कि एक हाइड्रोजन ये गया, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, ऐसा नहीं है, ठीक है। बोरिक एसिड जो होता है ना वो इतना वीक एसिड है कि उसका एक्चुअल फॉर्म जो है ना वो BOH थ्राइस होता है। ये असल में ऐसे एसिड नहीं बना है, ये वाटर को ऐड करने के कारण उसका H+ रिलीज करने से एसिड बनता है। देखो कैसे, इसमें जब ये पानी में ऐड करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच कर लेगा, H2O अटैच हुआ, OH और H, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ये जो एक हाइड्रोजन है ना जो वाटर का इसके साथ अटैच्ड हो गया, ये वाला हाइड्रोजन एक रिलीज हो सकता होता है इसके अंदर, इसलिए इसका जो एन फैक्टर है ना वो 1 है, ना कि 3 है। ये तो डबल स्टार मार्क्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। जहां पे भी आपको आए आप इसका एन फैक्टर में गलती मत कीजिएगा, क्वेश्चन वैसे ही गलत नहीं होगा, ठीक है ना जी। ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अब आगे चलते हैं बेसिस के लिए। अब बेसिस का एन फैक्टर कैसे आएगा, जो उसकी एसिडिटी है, एसिडिटी है, एसिड्स की बेसिसिटी, बेसिस की एसिडिटी, वही वर्ड में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आप कैसे देखेंगे, बेसिस जो है वो OH नेगेटिव आयन रिलीज कर सकते हैं, जितने OH नेगेटिव आयन रिलीज किए उतना ही उसका एन फैक्टर, ठीक है। अब देखो उसके हिसाब से एग्जांपल, यहाँ पे जैसे हम NaOH लिखते हैं अगर, तो कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज कर सकते हैं, वन Na पॉजिटिव और 1 OH नेगेटिव, तो एन फैक्टर कितना हुआ इसका 1, ठीक है। MgOH ट्वाइस मैंने लिखा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एन फैक्टर कितना 2, क्योंकि कैसे इसको ब्रेक करोगे आप, Mg2 पॉजिटिव और ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव, कितने OH नेगेटिव हुए 2, ठीक है। तो एन फैक्टर यहाँ पे कितना 2। उसके बाद देखिए, अब देखिए इसमें एक एक्सेप्शनल केस पढ़ते हैं। अभी मैंने लिखा एक अमोनिया, अब देखो आपने हमेशा से पढ़ रखा होगा कि अमोनिया एक बेस है तो इसकी एसिडिटी तो होगी, मतलब एन फैक्टर इसका बेस के अकॉर्डिंग ही आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई OH नेगेटिव आयन तो है नहीं, पर आपने एक एसिड बेस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि बेस का मतलब क्या है, या तो OH नेगेटिव आयन रिलीज करे या फिर H पॉजिटिव आयन गेन कर सके, ठीक है। अमोनिया आपको ध्यान होगा कि एक H पॉजिटिव आयन गेन करके NH4 पॉजिटिव अमोनिया टू अमोनियम आयन बनने की टेंडेंसी रखता है हमेशा, यानी कितने H पॉजिटिव आयन गेन किए, एक, इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना आएगा 1, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसके अंदर एक्सेप्शनल केस यही था, ये स्टार मार्क्ड वाला है, यहाँ पे बेसिस में ये वाला है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला है अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे एक तो KMnO4, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक K2Cr2O7, और इसके अलावा आप देखेंगे H2O2, ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ज्यादा यूज हो रहे होंगे, ठीक है। KMnO4 को पहले हम स्टडी कर रहे हैं, देखो KMnO4 के बारे में पढ़ना है, इसके एन फैक्टर। अब इसमें क्या है ना, इसका एक ही एन फैक्टर नहीं है, देखिए कैसे, ये 3 कंडीशंस में रिएक्शंस देखने को मिलेंगी आपको पूरे चैप्टर में, ये 3 कंडीशंस में रिएक्शंस कर रहा होगा, कैसे, या तो आपको गिवन होगा कि रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है या फिर बेसिक मीडियम में हो रही है या फिर न्यूट्रल में हो रही है रिएक्शन। ये न्यूट्रल की जगह हम इसको कभी कभी स्लाइटली एल्कलाइन भी मेंशन करते हैं, स्लाइटली एल्कलाइन भी न्यूट्रल में आप कंसिडर करिएगा, ठीक है। KMnO4 के आपको 3 पार्ट्स में रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, 3 वैरायटी की रिएक्शंस देखने को मिल सकती हैं, या तो एसिडिक में या न्यूट्रल में या फिर बेसिक में, ठीक है। जब एसिडिक में ये रिएक्ट करेगा तब जो Mn है आयन, देखो आप यहाँ पे चाहे KMnO4 लिखा हो चाहे यहाँ पे MnO4 नेगेटिव आयन लिखा हो, एक ही बात है, क्योंकि ये उसी का ही एनायन है ना, आप इसको स्टडी कर रहे हो कि ये कैसे रिएक्शन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक में और स्लाइटली एल्कलाइन में, ठीक है। अभी मैंगनीज कौन सी स्टेट में चला जाएगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव में, यहाँ 4 पॉजिटिव में और यहाँ पे 6 पॉजिटिव में,
याद रखने का तरीका थोड़ा एपी टाइप बन रहा है ना, 2 4 6, पर ये सीक्वेंस गलत नहीं कर सकते आप, एसिडिक, न्यूट्रल और देन बेसिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इनके एन फैक्टर देखेंगे ना आप, तो इसका 1, इसका 3 और इसका 5। देखिए उल्टे मैंने इसलिए लिखे क्योंकि आप ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। जैसे इधर 2 4 6 वाली एपी बन रही थी, तो 1 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर एपी बन रही है 1 3 और 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट एन फैक्टर है KMnO4 का, ठीक है। जहाँ पे भी इसकी रिएक्शन होगी इसके एन फैक्टर्स डायरेक्टली ऐसे ही यूज हो जाएंगे। एसिडिक मीडियम के लिए 5, न्यूट्रल के लिए 3 और बेसिक के लिए 1। इसे आप नोट कर लीजिए। आगे देखिए कि कुछ रिएक्शंस के अंदर, और ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस गिवन होती हैं। एसिडिक मीडियम के अंदर देखिए हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं ना, तो किसी रिएक्शन में मान लीजिए इसका मतलब क्या है कि आप MnO4 माइनस को, MnO4 नेगेटिव को Fe2+ के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या अवेलेबल होगा, इसका मतलब ये है। अब देखो ये मैंने लिखा कि ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है तो MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होना था, Mn2 पॉजिटिव में। तो इसमें इसके लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है, Mn2 पॉजिटिव बनेगा। अब क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप ना ये डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है, S2 माइनस S में, C2O4 माइनस CO2 में, I नेगेटिव I2 में। कोई ये रट्टा मारने की बात नहीं है, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा ये, ठीक है। कि ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे काम कर रहा है, Fe2+ को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, Fe3+ के अंदर, और खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Mn2 पॉजिटिव में। खुद Mn2 पॉजिटिव में ही क्यों गया, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन थी इसलिए, ठीक है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहते हैं इसलिए स्पेशली मेंशन किए हैं, इन्हें आप जरूर से नोट करिए, ठीक है। और फिर अगला हम पढ़ते हैं K2Cr2O7, ठीक। K2Cr2O7 और भी इससे भी ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि उसमें बेसिक और न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शंस नहीं दिखेंगी आपको, सिर्फ किसकी दिखेंगी, ओनली एसिडिक मीडियम की रिएक्शंस दिखेंगी K2Cr2O7 में। Cr2O7 2 माइनस करके हम इसको लिखेंगे, K2Cr2O7 के लिए पढ़ रहे हैं, K2Cr2O7 एज एन एनायन में लिखना चाहूँ इसको तो हम क्या लिखेंगे, Cr2O7 2 माइनस। इसकी रिएक्शंस आपको दिखेंगी किसमें, एसिडिक मीडियम में ही दिखेंगी। इसके अंदर यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू +6। यहाँ क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये भी वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे भी वही डिट्टो रिएक्शंस होंगी। अगर Fe2+ के साथ ही आ रहा है Cr2O7 2 माइनस, और ये एसिडिक मीडियम के अंदर ही होता है, ठीक है, Cr2O7 2 माइनस, तो ये Cr3 पॉजिटिव बनेगा ये वाला पार्ट, और Fe वाला पार्ट क्या बन जाएगा, Fe3 पॉजिटिव बन जाएगा। सेम चीज है, वही S2 नेगेटिव S, C2O4 2 माइनस, CO2, I नेगेटिव I2, ठीक है। ये सारे K2Cr2O7 के लिए सेम है, ओके। अब इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स। एक चीज और, इसमें आप इसका एन फैक्टर कैलकुलेट कीजिए। देखिए इधर +6 था और इधर जाते हुए क्या हुआ, +3। कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे इसका एन फैक्टर 3 नहीं है। स्टार्टिंग में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही आपको एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जैसे एक के लिए 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं ना, 1 मोल के लिए, और 1 मोल में टोटल एटम्स कितने हैं, 2। यहाँ पे 2 क्रोमियम थे ना, तो यहाँ पे 3 × 2, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 6 होगा, जब आप इधर से इधर जाते हुए देख रहे हैं, ठीक है। एक चीज समझिए, अगर मान लीजिए उल्टा देखना हो, इधर से इधर जाते हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वही 3 ही एक्सचेंज हो रहे हैं, इधर +3 थे इधर +6 हो गए, है ना, 3 ही इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। पर यहाँ पे एन फैक्टर में क्या डिफरेंस आएगा इसके, कि यहाँ पे 1 मोल में 1 ही एटम है, तो इसको मल्टीप्लाई 1 से ही किया जाएगा, तो इसका एन फैक्टर 3 ही रहेगा। इधर से इधर जाते हुए ये रिएक्शन ऐसे देखोगे तो 3 इसका एन फैक्टर, इससे इधर जाते हुए
इससे इधर वाली साइड जाएंगे तो 6 इसका एन फैक्टर है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, ये एन फैक्टर इंपॉर्टेंट है। बचा हमारे पास था H2O2। देखो H2O2 जो है ना, ये एक स्पेशल केस होता है हमारे पास। स्पेशल का मतलब है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी आएगा और रिड्यूसिंग एजेंट में भी आ जाता है, ठीक है। तो इसकी दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी एन फैक्टर 2 रहता है और रिड्यूसिंग एजेंट में भी एन फैक्टर 2 रहता है, ठीक है। याद भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। देखिए कैसे, H2O2 है, ये जब एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है ना, तो प्रोडक्ट में जाके H2O बनता है। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है होगा, यहाँ पे -1 है ना। H2O2 में पेरोक्साइड लिंकेज के कारण -1 है, यहाँ पे -2 है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ ना, तो एन फैक्टर लेकिन 1 तो नहीं होगा। क्यों? एक मोल में कितने एटम्स? 2। तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे तो इसलिए एन फैक्टर कितना आएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है जी। आगे है अपना टॉपिक रिड्यूसिंग एजेंट। अपने रिड्यूसिंग एजेंट्स में ना आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, सोडियम थायोसल्फेट हाइपो सॉल्यूशन, ठीक है। Na2S2O3 एज एन एनायन ओनली लिखेंगे तो क्या बनेगा? S2O3 2-। ये जब प्रोडक्ट साइड जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जब काम करता है तो ये बनता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जब काम करता है तो ये बनता है S4O6 2-। ठीक है जी। S2O3 2- से ये क्या बनता है? S4O6 2-। ये नोट कीजिए। अब हम इसका ना एन फैक्टर कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। देखिए S का इधर आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे ना, जैसे 2x - 6 इज इक्वल टू -2 करके, तो आपके पास आएगा प्लस का 2। इधर आप करेंगे ना 4x - 12 इज इक्वल टू -2 करके, तो आपके पास आएगा 2.5, ठीक है। तो अब देखो 2 से 2.5 में कितना डिफरेंस हुआ। यहाँ से यहाँ जाते हुए एन फैक्टर देखते हैं, यानी इस वाले का एन फैक्टर देख रहे हैं अभी हम, है ना। एन फैक्टर इस कंपाउंड का देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। 2 से 2.5 जा रहा है तो 0.5 का डिफरेंस है, बट एन फैक्टर 0.5 नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक मोल में कितने एटम है इसके? 2। तो इंटू 2 करेंगे, यानी कि इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 1, ठीक है। 0.5 इंटू 2 1 आ गया। इधर से इधर जाते हुए इसका एन फैक्टर देखते हैं क्या कितना आता है। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज तो वही है, कितना? 0.5, लेकिन इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करेंगे? एक मोल में कितने एटम्स? सॉरी, एक मोल में 4। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2, ठीक है जी। एन फैक्टर के अंदर नंबर ऑफ एटम्स का कंट्रीब्यूशन लेना नहीं भूलना है आपने, ठीक है। तो इन्हें आप मेंशन कर लीजिए। इसके ऊपर अब एप्लीकेशन बेस्ड आगे क्वेश्चंस करना। तो जब आप एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीख गए हैं तो मोलर मास तो आपको कैलकुलेट करना स्टार्टिंग से ही आता है। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या? मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आपने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखे थे, क्या? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट कर लिया? मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को आप और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे फॉर्मूलाज मेंशन करके रख लेते हैं, आगे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या लिख सकते हैं? गिवन मास को अगर एज इट इज रखें तो मैं इक्विवेलेंट मास की जगह क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, मोलर मास बाय एन। मोलर मास बाय एन, जो डिवाइड बाय एन होगा वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये एन मतलब एन फैक्टर है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एन ई से लिखूंगी मैं, एन फैक्टर में अकेले एन से लिख रही हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हुए? गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एन। अब देखो गिवन मास बाय मोलर मास, जाना पहचाना सा फॉर्मूला लग रहा है। किसका फॉर्मूला दिख रहा है ये? जी हाँ, नंबर ऑफ मोल्स का। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन। तो देखो ये बड़े ही काम का फॉर्मूला बन गया है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो आप उसको डायरेक्टली एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। एक आप इससे फॉर्मूला एक और बना सकते हैं, क्या?
देखो जैसे मोलैरिटी क्या थी हमारे पास, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम थी ना। कहने का मतलब आप मोल्स को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं आप, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, m इंटू वी। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम लिख दूँ तो चलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n। ठीक है जी, चल रहा है ये, है ना। अब देखो अगर ये वॉल्यूम इसके नीचे आ जाए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के, तो ये क्या बन जाएगी, नॉर्मेलिटी। जैसे कि मोलैरिटी थी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वैसे ही डिट्टो नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। दोनों में यही तो डिफरेंस था, नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या थे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, है ना। इसी तरह से मोलैरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स में ही तो डिफरेंस था। तो नॉर्मेलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एम। इस वॉल्यूम को अगर यहाँ से हम हटा के यहाँ डिवाइड कर दें तो आपको ये नॉर्मेलिटी दिख रही है ना, ये नॉर्मेलिटी बन गई ना। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एम। एक ये बड़े काम का फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो जितना आपने कॉन्सेप्ट सीखे ये सब अब अप्लाई हो जाएंगे टाइट्रेशंस वाली रिएक्शंस में। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आप नोट कर लीजिए। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी रिएक्शन हो, एक रैंडम रिएक्शन लिखते हैं, A प्लस बी रिएक्ट किए तो प्रोडक्ट बना C, उनके कोफिशिएंट्स हैं N1, N2 और N3। इनको आप स्टोइकियोमेट्री की भाषा में कैसे पढ़ सकते हैं कि N1 मोल्स रिएक्ट किए N2 मोल्स B के साथ, तो N3 मोल्स ऑफ C बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यानी कि जब मैंने नंबर ऑफ मोल्स में बात करी ना तो सारों की क्वांटिटी अलग अलग थी, लेकिन अगर मैं बोलूँ ना कि इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स और इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने कंबाइन हुए और कितने बने, वो हमेशा ही इक्वल रहेंगे। यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, आपको मैंने बोला था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम NE से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, अगर A के हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स B के और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स C के, ये तीनों बराबर आएंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर पाएंगे किसी भी टाइट्रेशन वाली रिएक्शन के अंदर। ठीक है जी, तो हमें ना डिफरेंट टाइप की टाइट्रेशंस पढ़नी होती है रिएक्शंस। एक तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस होती हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशंस होती हैं, आयोडोमेट्री, आईडीमेट्री, डबल इंडिकेटर्स, ठीक है, और बैक टाइट्रेशन होती है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न ये दोनों है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस और रिडॉक्स टाइट्रेशंस। ठीक है, अब इनके अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना है कि जब भी हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करेंगे ना तो एंड पॉइंट कब तक आएगा, जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस के। क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो अभी मैंने आपको सिखाया ना, रिएक्शन में क्या होते हैं, इक्वल जुड़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब रिडॉक्स पढ़ रहे होंगे ना, रिडॉक्स टाइट्रेशंस, तो इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, अब क्योंकि ये रिडॉक्स है तो इसमें क्या दिखेगा आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ये अपने को कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, अब जितना आपने पहले सीखा वो देखिए इस पे कैसे अप्लाई होगा। मान लो कोई न्यूमेरिकल है रिडॉक्स टाइट्रेशन का, मैंने आपको उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बता दिए, रिड्यूसिंग एजेंट के पूछे तो आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसे सिंपल तो नहीं पूछेगा, है ना। तो मान लो कि एक के नंबर ऑफ मोल्स एन फैक्टर आपको पता है, दूसरे के मोल्स कैलकुलेट करना है, तो आप कर सकते हो। कैसे, आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन। और एक आपको ये रूल पता चल गया कि रिडॉक्स टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग जितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स उतने ही रिड्यूसिंग एजेंट के,
तो एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको, तो एक ही अननोन चीज रह जाएगी। किसी भी इक्वेशन में एक चीज अननोन हो तो बाकी तो कैलकुलेट आप कर ही सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मान लो कि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की फॉर्म में आ गया, तब भी एन फैक्टर आप कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। एक चीज गिवन होगी, एक पूछी जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको इसको अप्लाई करना और इसको एप्लीकेशन बेस्ड में सॉल्व करना आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 5 मोल्स ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से नहीं घबराना है, ठीक है। एक एक करके डाटा पिक कीजिए। जैसे KMnO4 के बारे में अभी आपने सब कुछ पढ़ा। KMnO4 मतलब MnO4 माइनस भी लिख सकते हो आप सीधा, उसका एनायन पार्ट है ना। एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाना है, इतना पार्ट पहले आप पिक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और नहीं भी समझ आया तो, है ना। KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो आपको मालूम है कि Mn2 पॉजिटिव बनता है ये। अब ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? ऑक्सैलिक एसिड के साथ। अब ऑक्सैलिक एसिड का एनायन कौन सा होगा? ऑक्सैलिक एसिड समझते हैं ना, COOH COOH, H रिमूव हो जाएंगे तो COO नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। यानी कि C2O4 2 माइनस है ये, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, C2O4 2 माइनस। तो आपको बताया था जब ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में C2O4 2 माइनस के साथ रिएक्ट करने पे ये प्रोडक्ट क्या बनाता है? CO2 बनाता है ये, है ना। तो अब ये रिएक्शन तो बन गई हमसे क्वेश्चन पढ़ के। एक चीज और हमें पता है कि ये रिएक्ट करने के लिए पूछ रहा है ना कि एसिडिक मीडियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करेंगे। अभी उसको भी छोड़ दो, अभी जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप फ्रेमिंग करिए क्वेश्चन की। तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के होंगे, यानी MnO4 माइनस के होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बनेंगे? दूसरे वाले रिड्यूसिंग एजेंट के, यानी कि C2O4 2 माइनस के बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सकता था। मान लो मैंने एक के इक्विवेलेंट दे दिए, दूसरे के पूछ लिए, तो भी आप कहेंगे कि बराबर होते हैं, तो सेम आंसर आ गया। अब इसने लेकिन है ना मोल्स में पूछा है क्वेश्चन, तो आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और मोल्स में आप क्या रिलेशन जानते हैं पहले वो बना लीजिए। कैसे? इसको मैं लिख सकती हूँ मोल्स किसके, MnO4 माइनस के मोल्स कितने यूज हो रहे हैं इनटू इसका एन फैक्टर, है ना। और इधर C2O4 2 माइनस के मोल्स इनटू इसका एन फैक्टर। अब अपने को मोल्स गिवन किसके हैं? देखो KMnO4 के, MnO4 के मोल्स गिवन है, आप इसमें तो 5 पुट कर दीजिए। एन फैक्टर अभी हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। कैलकुलेट भी क्यों कर लेंगे? आपने याद कर रखा है एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना आया था? 5, है ना। 135 AP बनी थी ना, तो इसका एन फैक्टर क्या पुट कर देंगे? 5। अब देखो इसके मोल्स कैलकुलेट करने को कह रहा है कि ऑक्सैलिक एसिड के मोल्स कैलकुलेट कर दो, तो मोल्स कैलकुलेट कर देंगे, क्या दिक्कत है। C2O4 2 माइनस के देखो क्या बनेंगे, C2O4 2 माइनस का एन फैक्टर क्या आएगा? C2O4 2 माइनस के लिए यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं भी है तो भी, है ना। 2x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू प्लस का 3। यहाँ कार्बन कौन सी स्टेट में है? +3 में, ठीक है। यह भी अपन ने किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। यहाँ किस स्टेट में है? ये +2 में। तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का, तो क्या इसका एन फैक्टर 1 होगा? नहीं, 2 एटम्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 × 2। तो यहाँ से यहाँ जाते हुए C2O4 2 माइनस का देख रहे थे ना हम, तो 1 × 2, तो एन फैक्टर कितना आएगा? 2। तो मोल्स कितने आ जाएंगे? एक इक्वेशन बन गई। अब तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, 5 5 25 डिवाइडेड बाय 2, 12.5 आपके मोल्स आंसर आ जाएंगे, ठीक है जी। इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर K2Cr2O7 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 0.5 मोलर 35 ml FeSO4 इन एसिडिक मीडियम। पहले तो वही रिएक्शन की फ्रेमिंग कर लेते हैं। K2Cr2O7 गिवन है, डायरेक्ट Cr2O7 2 माइनस लिख लेती हूँ मैं इसको, ठीक है। एसिडिक मीडियम में है, तो क्या सीखा था? एसिडिक मीडियम में ये बनता है Cr3 पॉजिटिव आयन, है ना। अब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? FeSO4 के साथ। FeSO4 का मतलब इसको Fe2+ लिख दूं सीधा,
प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, अभी ये सारे याद किए थे ना, तो Fe3+ बना देगा। अब एक कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं कि इक्विवेलेंट्स Fe2+ के जितने भी होंगे वो बराबर होंगे किसके इक्विवेलेंट्स के, Cr2O7 2- के इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन मोल्स की फॉर्म में गिवन नहीं है, ना ही इक्विवेलेंट्स की फॉर्म में गिवन है, बट मोलैरिटी की फॉर्म में तो गिवन है ही। आप मोलैरिटी को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर तो ये सीधा लिखा होता ना कि 0.5 मोलर FeSO4, तब तो ये 0.5 मोल्स हो जाते हैं 1000 ml में, है ना। लेकिन यहाँ 35 ml में है, तो यानी कि मोलैरिटी का क्या मतलब होता है, 1000 ml के अंदर कितने मोल्स थे, 0.5 मोल्स थे। पर आपके पास तो जितनी क्वांटिटी आपने ली है 1000 ml ली ही नहीं है ना, आपने कितनी ली है, 35 ml क्वांटिटी ली है सॉल्यूशन की टोटल। तो यूनिटरी मेथड लगाने से आपके पास कितने मोल्स आएंगे, 0.5/1000 इंटू 35। मोल कंसेप्ट चैप्टर में आपने सीखा ना यूनिटरी मेथड लगाना, इससे आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.0175 मोल्स। ये आपके किसके मोल्स आ गए हैं, Fe वाले पार्ट के। ये जानते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, मोल्स इंटू एन फैक्टर, इसको भी मोल्स इंटू, मोल्स याद रखेंगे इतने आए हैं, ठीक है, 0.0175 इंटू इधर वाले के एन फैक्टर ना। तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, Fe2+ से 3+, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, नंबर ऑफ एटम्स एक ही, तो एन फैक्टर भी कितना 1, ठीक है। इसके मोल्स मालूम नहीं है कितने हैं, पर एन फैक्टर तो पता ही है, कैसे कर सकते हैं, 6 से 3 जा रहा था ना, अभी थोड़ी देर पहले किया था, 3 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज, 2 एटम्स का कंट्रीब्यूशन है, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.0175 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6। अब ये आए हैं मोल्स, तो आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, वॉल्यूम में। जैसे अभी वॉल्यूम से मोल्स बनाए थे, मोल्स से क्या बना लेंगे, वॉल्यूम बना लेंगे, ठीक है जी। ये नोट कीजिए और वॉल्यूम ट्राई कीजिएगा कैलकुलेट करने के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 मोल फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम, है ना। देखो फेरस ऑक्सलेट लिखा है, फेरस ऑक्सलेट मतलब Fe का किसके साथ कंपाउंड है, C2O4 के साथ, है ना। फेरस ऑक्सलेट एक लिखा है KMnO4, यानी कि MnO4 नेगेटिव वाला पार्ट वही है ना, डायरेक्ट एनायन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये एसिडिक मीडियम में है, इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक लूप होल है क्या। अब MnO4- तो आपको पता ही है कि एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्ट करता है, Mn2 पॉजिटिव में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ Fe भी है और C2O4 भी है, तो ये आप दोनों का कंट्रीब्यूशन कंसिडर करेंगे, एक बनेगा Fe2+ से Fe3+, और C2O4 से हमारे पास क्या बनता होता था, CO2, ठीक है। Fe2+ से 3+ जा रहा है, तो इसमें कितना एन फैक्टर आ रहा था, 1, है ना। C2O4 से CO2 का अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, एन फैक्टर कितना आ रहा था, 2। अब देखो ये ना दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो अब देखो ये दोनों हो ऑक्सीडाइज ही रहे हैं, एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, दूसरा रिड्यूस हो रहा होता है, उसमें अलग मेथड लगाते हैं, और जिसमें दोनों ऑक्सीडाइज ही हो रहे हो उसमें अलग। देखो अब दोनों जब ऑक्सीडाइज ही हो रहे हो तो आपने कुछ भी नहीं करना है, एन फैक्टर को सिंपली ऐड कर देना है बस, यानी इनका कंट्रीब्यूशन टोटल एन फैक्टर कितना आएगा, इसका एन फैक्टर आएगा 3, ठीक है ना। इसके मोल्स कितने गिवन थे अपने को, 2 मोल्स, तो 2 इंटू 3 एन फैक्टर इंटू मोल्स था ना, और इधर से हमें कैलकुलेट करने थे MnO4- के मोल्स, ठीक है। उसका एन फैक्टर क्या आएगा, इसका तो आप जानते ही हैं, प्लस एसिडिक मीडियम में इसका तो आप जानते ही हैं, एन फैक्टर क्या आया था, 5। तो मोल्स कितने आ गए आपके पास, 6/5, ठीक है जी, वो आपका आंसर आ जाएगा 1.2। अगर ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, यानी कि एक ऑक्सीडाइज होता दिखे आपको और दूसरा रिड्यूस होता दिखे, है ना, तो एन फैक्टर आप कैसे लेंगे, मान लो कि एक है x, एक का था y, एक हो रहा था ऑक्सीडाइज और एक हो रहा था रिड्यूस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में, तो इसका एन फैक्टर ना ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 1/n इज इक्वल टू
1/x प्लस 1/y। ठीक है, तो बाद में n को रिवर्स करना नहीं भूलना है, क्योंकि हमें तो n की वैल्यू चाहिए ना, 1/n की नहीं चाहिए। यानी कि टोटल आपके पास आंसर क्या आएगा, अगर आप याद भी करना चाहें तो, जैसे ये एक्स वाई और y प्लस एक्स बनेगा ना, आप कह सकते हैं कि n फैक्टर आपके पास आया xy बाय x प्लस वाई। ठीक है, अगर तो दोनों ऑक्सीडाइज दोनों रिड्यूस हो रहे हो तब तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर ऐड करके। एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस हो रहा हो तो डायरेक्ट नहीं करना है, तो इसको इस वाले मेथड से अप्लाई करके एन फैक्टर कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या रखते हैं, इक्वल। ठीक है, और टाइम के अकॉर्डिंग आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया टॉपिक। थैंक यू।